एक लंबे समय पहले नारायणपुरम नामक एक छोटा गांव था। वहां के गांव वाले सारे पानी ना रहने के कारण बहुत दूर जाके पानी को भर के आते थे। ऐसे लेके आने में उन्हें बड़ा तकलीफ होता था। एक दिन गांव वाले सारे मिलके पानी की समस्या के बारे में बात कर रहे थे। हम सब पानी के बिना बहुत तकलीफ ले रहे हैं। इस मुसीबत के बारे में हमें गांव के मुखिया से बात ही करना होगा। तुम सही कह रही हो दीदी, पानी के बिना कोई काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। सब ऐसे फैसला करके गांव के मुखिया के पास जाते हैं। क्या हुआ, सब ऐसे आए हैं? हमारे गांव के पानी की समस्या के बारे में तो आपको पता ही है, उसी के बारे में बात करने आए हैं। मैं खुद इस समस्या के बारे में आपसे बात करना चाहता था। हमारे पड़ोसी गांव वाले को भी जब ये समस्या था तो उन्होंने एक पानी का टैंकर मंगवाया। मैं भी उस टैंकर आदमी से बात करके पैसों के बारे में पता करूंगा। हम सब साथ में पैसे जमा के टैंकर को मंगवाएंगे। ठीक है जी, आप उस आदमी से बात कीजिए, हम सब पैसे जमा करके दे देंगे। गांव वालों से बात करने के बाद गांव के मुखिया पड़ोसी गांव के टैंकर वाले से बात करने जाते हैं। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? एक टैंकर का दाम कितना है? मेरा नाम अरुण है साहब। एक टैंकर का दाम 1000 रुपए का है। ठीक है अरुण, हर रोज हमारे गांव को भी टैंकर लेके आ सकते हो? मेरा काम ही वो है साहब। आसपास के सारे गांव को मैं ही पानी लेके जा रहा हूँ। कल से आपके गांव को भी पानी लेके आऊंगा। अगले दिन सुबह अरुण इसके वचन के अनुसार टैंकर को गांव ले जाता है। उससे उस गांव के सारे लोग ये सोच के खुश हो जाते हैं कि अब से पानी की समस्या नहीं होगा। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। हर रोज की तरह एक दिन सुबह जब अरुण उस गांव के लिए पानी लेके जाता है तो टैंकर को देख उस गांव की सारी औरतें उनके मटके लेके आते हैं। पहले मेरे मटके में पानी भरूंगी। तुमसे पहले तो मैं आई, इसलिए मैं पहले पानी भरूंगी। ऐसे सभी औरतें पहले पानी भरने के लिए लड़ते रहे। हर रोज गांव की औरतें पानी के लिए ऐसे ही लड़ते रहे। ऐसे उन औरतों की लड़ाइयों के समय में बहुत सारा पानी व्यर्थ हो जाते देख अरुण को बहुत गुस्सा आता है। अम्मा, ऐसे हर रोज आपके लड़ाइयों के वजह से पानी वृथा हो रहा है। आप अगर ऐसे ही करेंगे तो मैं पानी लेके नहीं आऊंगा। एक के बाद एक आके पानी भरो, सभी के लिए काफी है इसमें। हम अगर पानी वृथा करें तो तुम्हें क्या? तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल रहे हैं ना, बस अपना काम करो। जब इनके पास पानी नहीं था ये दुखी थे। अब जो इनको पानी मिल रहा है तो उनका उपयोग नहीं कर रहे हैं। बोल भी रहा हूँ तो कह रहे हैं कि मुझे पैसे दे रहे हैं। वैसे मुझे तो मेरे पैसे मिल ही रहे हैं, पानी बेकार हो जाए तो मुझे क्या? ये सोच के जब वो पानी के लिए लड़ भी रहे हैं तो कुछ नहीं कहता है और अपने काम से काम रखता है। बस हर रोज टैंकर लेके आता था। एक दिन जब वो पानी का टैंकर लेके गांव की ओर जा रहा था, रास्ते में उसे एक आदमी रोकता है। तुम हर रोज टैंकर को इसी रास्ते से लेके जाते हो ना? जी हाँ, मुझे टैंकर में मौजूद सारा पानी तो नहीं चाहिए, बस आधा काफी है। मैं उन गांव वालों से दुगना पैसा दूंगा। मुझे यहाँ हर रोज पानी लेके आओगे? उस गांव के औरतें के लड़ाइया में वैसे भी आधा पानी बेकार ही जाता है, इसीलिए मैं इस आदमी को आधा पानी दे दूंगा। अगर गांव वाले पूछेंगे तो बोलूंगा कि उनके ही लड़ाइयों की वजह से आधा पानी बह गया। इतना ही नहीं, मुझे एक टैंकर के लिए ज्यादा पैसे मिलेंगे और पानी भी ज्यादा व्यर्थ नहीं होगा। तब से उस गांव को जाने से पहले रास्ते में उस आदमी को आधा टैंकर के पानी देकर बचा हुआ पानी को गांव लेके जाता था। ऐसे एक दिन जब गांव में पानी लेके जाता है तो सबके पानी भरने से पहले ही पानी खत्म हो जाता है। आज पानी जल्दी क्यों खत्म हो गया? मैंने तो हर रोज की तरह ही पानी लाया अम्मा, आपकी ही लड़ाइयों की वजह से पानी व्यर्थ हो गया। ऐसे उन औरतों को बोल के वहाँ से चले जाता है। ऐसे ही वो हर रोज करता रहा। एक दिन उस टैंकर वाले को रास्ते में किसी और को पानी देना वेंकट नामक एक गांव वाला देख लेता है। आहा, तो ये आदमी
आधा पानी यहाँ दे के बाकी का गांव लेके आ रहा है। तभी तो सब सोच रहे हैं कि पानी नहीं है। ऐसे ही एक दिन सारी औरतें पानी के टैंकर का इंतजार कर रहे थे। आज हम पानी के लिए नहीं लड़ेंगे, एक के बाद एक खड़े होके पानी भरेंगे। हाँ हाँ, वरना ये आदमी कह रहा है कि हम ही पानी को व्यर्थ कर रहे हैं, इसलिए आज कोई नहीं लड़ेगा। इतने में वो टैंकर वाला आता है। सभी एक के बाद एक पानी भरने जाते हैं, लेकिन कुछ लोग के भरने में ही पानी खत्म हो जाता है। अरे, आज तो हमने पानी व्यर्थ नहीं किया, तो पानी इतना जल्दी कैसे खत्म हो गया? ऐसे कह रहे थे जब वेंकट वहाँ आता है और जो कुछ उसने देखा सबको बोलता है। ये सुन के गांव की औरतें उसे मुखिया के पास ले जाते हैं। क्या हुआ, इस आदमी को यहाँ क्यों लाए हो? ये आदमी हमारे पैसे लेके टैंकर के आधे पानी को किसी और आदमी को दे के बाकी के पानी को यहाँ ला रहा है जी। हम तुम्हें टैंकर यहाँ लाने के लिए पैसे दे रहे हैं ना, तो तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? मुझे माफ कीजिए, मैं मानता हूँ कि मैंने गलती किया, मगर इस गांव की औरतें हर रोज पानी भरने के लिए लड़ लड़ के सारा पानी वृथा कर रहे हैं साहब। तो मैंने सोचा कि वृथा करने से बेहतर उस आदमी को दे के और पैसा कमा सकूंगा। इसमें सिर्फ इस आदमी का ही नहीं, बल्कि आप लोगों का भी गलती है। इसीलिए मैं इस आदमी को माफ कर रहा हूँ। अब से आप औरतें बिना लड़े पानी भरना शुरू करो। गांव के मुखिया का उसे माफ करने पर अरुण भी दूसरे आदमी को पानी देना छोड़कर सारा पानी बस उस गांव को देता है। उस गांव की औरतों को भी उनकी गलती के एहसास होता है और एक के बाद एक ही पानी भरना शुरू करते हैं। ऐसे गांव वाले सारे खुशी से जीते हैं। लालची बहू। बहुत साल पहले था एक गांव द्वाराक्षी नामक, जहां पर बहुत सारे परिवार रहते थे। एक था रामेश्वर का परिवार। रामेश्वर के थे 3 बेटे। पर एक दिन गांव के मेले में सबसे छोटा बेटा राजू खो गया। तब से रामेश्वर और उसकी पत्नी ने दोनों बेटों को बहुत ही ध्यान से बड़ा किया। दोनों बेटे बड़े हो गए और उनकी शादी की उम्र भी हो चुकी थी। दोनों को अच्छे खासे संबंध आने लगे। अच्छे रिश्ते मिलने के बाद दोनों की शादी बड़े धूमधाम से कर दी गई। दोनों बेटों की अच्छी नौकरियां थी, तो वे सुखी से अपनी अपनी पत्नियों के साथ रह रहे थे। इसी दौरान रामेश्वर ने अपने काम से इस्तीफा दे दिया और सिर्फ घर के मामलों को संभाल रहा था। अचानक से कुछ दिनों से दोनों बहुओं में लड़ाइयां शुरू हो गई। घर के काम काज में, खाना पकाने में, यहाँ तक कि कपड़े पहनने में भी दोनों के बीच में प्रतियोगिताएं होती थी। दोनों के बीच हालात इतने खराब हो गए कि बात भी करना बंद कर दिए। देखते ही देखते दोनों अपने पतियों के पास गए और बोले कि अब से वह एक दूसरे के साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकते। अपने पतियों को बोला कि वह जायदाद से अपना हिस्सा ले और अलग घर में रहना शुरू कर ले। दोनों भाइयों ने इस बात को मान लिया और इस बारे में अपने माता पिता से बात करने चले गए। पिताजी, मुझे आपसे कुछ बात करना है। उसी समय छोटा बेटा भी उधर आया, कोई जरूरी बात बोलने के लिए। मुझे भी कोई जरूरी बात बोलनी है आप लोगों से। क्या हुआ बेटा? हम अलग से रहना चाहते हैं। क्या आपने जायदाद का बंटवारा कर दिया है हमारे बीच? ये तुम दोनों क्या बोल रहे हो? ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? पिताजी, मेरी पत्नी इस घर में बिल्कुल खुश नहीं है। मुझे तुम्हारी वजहों से कोई मतलब नहीं। तुम लोगों ने सोच भी कैसे लिया कि तुम्हारी माँ तुम लोगों के बगैर रह पाएगी? ये सब सुनकर दोनों बहुओं ने अपना अपना सामान लिया और कमरों से बाहर निकल आए।
सुनिए जी, इन लोगों के पास है भी क्या आप दोनों भाइयों में बांटने के लिए? चलिए चलते हैं। हे भगवान, हमारी किस्मत ही खराब होगी अगर हमें यहाँ रहना पड़ेगा तो। आइए जी चलते हैं। ऐसा कहकर दोनों बहुएं अपने पतियों को लेकर घर से चले गए। रामेश्वर की पत्नी का दिल अपने बेटों को जाते हुए देखकर टूट गया और वह जल्द बीमार पड़ गई। दिन रात अपने बच्चों के बारे में ही सोचती रही। ये सब देखकर रामेश्वर भी बहुत उदास हो गया। एक दिन रामेश्वर के घर कोई आदमी आया। जब रामेश्वर ने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि वह आदमी बिल्कुल उसी की तरह लग रहा था। वह हैरान रह गया। आप रामेश्वर हो क्या? मैं आपका तीसरा बेटा राजू। मेरा बेटा राजू? रामेश्वर ने अपने बेटे को कस के गले से लगा लिया और अपनी पत्नी के पास ले गया उसके बेटे से मिलवाने के लिए। अपने बिछड़े हुए बेटे को देखकर माँ खुशी से झूम उठी। राजू ने पूछा कि उसके भाई किधर है, तो माता पिता ने उसको सारी कहानी सुनाई। राजू इस मसले को हल करना चाहता था। उसने दोनों भाइयों को पत्र लिखा, ये बोलते हुए कि उनके पिता रामेश्वर ने अपनी पूर्वजों की जायदाद हासिल कर ली है और अब उनके नाम पे करोड़ों की प्रॉपर्टी है। पत्र में ये भी लिखा था कि जो भी बेटा अपने माँ बाप से सबसे ज्यादा प्यार, आदर और ख्याल रखेगा उसी को ये सारी जायदाद मिलेगी। ये पत्र पढ़कर दोनों बहुओं ने अपने पतियों को वापस घर जाने के लिए मना लिया। ओ पिताजी, आप इतने कमजोर पड़ गए। हाँ पिताजी, आपको पानी चाहिए क्या? आपने दवाई ली? दोनों बहुओं ने माँ बाप की पूरी सेवा की, उनका दिल जीतने के लिए। दोनों भाइयों ने देखा कि कैसे उनकी पत्नियां इतना नाटक कर रही थी और हैरान रह गए। फिर दोनों भाई भी मिलकर अपने माता पिता की सेवा में लग गए। उसी समय राजू घर आया। माँ, पिताजी। बड़े भाई और उनकी पत्नियां राजू को देखकर हैरान रह गए। राजू सबको देखकर खुश हो गया कि उसकी योजना काम कर गई। उसने अपने भाइयों को गले से लगा लिया और वो भी राजू को देखकर खुश थे। दोनों बहुएं मन लगाकर मेहनत करने लगी। उनकी मेहनत देखकर भाइयों ने भी उनकी मदद की। डोसा, चाय, कॉफी सब कुछ अपने सास ससुर के लिए बनाया। दोनों ने घर का सारा काम संभाला बिना किसी झगड़े के, ताकि उनको जायदाद में से हिस्सा मिल जाए। ये सब कुछ माँ, पिता और 3 भाइयों के लिए कुछ नया था। कुछ दिनों बाद पत्नियां अपने पतियों से पूछने लगी कि अब जायदाद का बंटवारा कब होगा। दोनों बेटे गए अपने पिता से सवाल करने के लिए। मैं अपनी सारी जायदाद अपने सबसे छोटे बेटे राजू को दूंगा। हमारे बुढ़ापे में जब हम कमजोर हो गए थे, सिर्फ राजू हमें बचाने आया और तुम लोग वापस यहाँ इसीलिए आए ताकि तुमको जायदाद में हिस्सा मिल जाए। पर राजू, उसको सिर्फ हमारी चिंता थी। सच में क्या शर्म की बात है। तुम्हारी वजह से मैंने अपने माता पिता को ऐसे छोड़ दिया जिन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। जो काम हमको करना था वो हमारे बिछड़े हुए भाई ने कर दिखाया। हमें छोटे की बुद्धि नहीं थी। पिताजी, अब से हम भी आप दोनों का ख्याल रखेंगे और आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। हमें जायदाद में से हिस्सा मिले या नहीं, तब भी हम आपको नहीं छोड़ेंगे। हमारी पत्नियों को हमारे साथ अगर रहना है तो रह सकती है, नहीं तो नहीं। बहुओं के पास अब कोई और रास्ता नहीं रहा, तो उन्होंने भी अपनी लड़ाई सुलझा ली और अपने सास ससुर से माफी मांग ली। उस दिन से दोनों बहुएं अच्छे से और खुशी से रहने लगे और अपने घर के बड़ों का आदर भी करने लगे। रामेश्वर का परिवार फिर से एक हो गया। राजू के लिए भी एक अच्छी सी लड़की ढूंढकर उसकी शादी भी धूमधाम से कर दी गई। अंत में पूरा परिवार सुखी से रहने लगा।
एक बार एक शहर में बंधन नाम का एक ठेकेदार अपने माता पिता के साथ रहता था। लोग उसके काम की बहुत प्रशंसा करते थे। तो इस वजह से धीरे धीरे वो बहुत अहंकारी हो गया। बंधन की शादी हो गई और उसकी पत्नी एक बहुत सुंदर औरत थी, मगर सुंदरता के साथ वह बहुत लालची थी। हर दिन जब बंधन अपने काम के लिए घर से बाहर जाता तो उसकी पत्नी कुछ काम नहीं करती। वो बस घर में बैठकर अपने आप को संवारती रहती थी। यहाँ तक कि उसने अपने सास ससुर की भी सेवा नहीं की, क्योंकि बंधन अपनी बीवी के प्यार में इतना अंधा हो चुका था, वो ये सब चीजें देखता ही नहीं था। तो उसकी पत्नी ये सब चीजों का फायदा उठाती थी। एक शाम जब बंधन थक के घर वापस लौटा तो उसकी पत्नी भागकर उसके पास आई और बोली, बंधन मेरे प्रिय, मेरा जन्मदिन आने वाला है, तो आप मुझे जन्मदिन में क्या तोहफा देंगे? ओह, तो तुम्हारा जन्मदिन आ रहा है। तुम बताओ मेरी प्रिय, तुम्हें क्या चाहिए? अच्छा, तो मैं जो मांगूंगी क्या आप मुझे लाकर देंगे? हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है, मैं थोड़ा सोचती हूँ और फिर आपको बताऊंगी। बंधन की ये बातें सुनकर उसकी पत्नी बस यही सोचती रही कि क्या तोहफा मांगना चाहिए। जब वो किसी औरत को साड़ी में देखती तो सोचती कि क्या उसे साड़ी चाहिए, और जब वो मंदिर में जाती और रस्मों रिवाजों को देखती तो सोचती कि क्या उसे चांदी का थाल चाहिए। जब वो घर में बैठी रहती और अपने आप को संवारती रहती तो सोचती कि क्या उसे एक बड़ा सा सोफा चाहिए। और फिर जब वो अपनी पुरानी सोने की चूड़ियों को देखती तो सोचती कि क्या उसे नई चूड़ियां लेनी चाहिए। ऐसे ही इतने सारे ख्याल उसके दिमाग में आए। फिर अचानक उसे लगा कि उसे एक हीरों का बड़ा हार मांगना चाहिए। फिर एक दिन शाम के वक्त बंधन काम से घर लौटा। उसकी पत्नी फटाफट बंधन के पास गई और उसे बताया कि उसे क्या चाहिए। बंधन तो उसे देखकर चौंक गया और थोड़े समय तक कुछ बोला ही नहीं। अरे मेरे प्रिय, क्या हुआ? आप चुप क्यों हैं? अरे बताइए ना, आप बोल क्यों नहीं रहे? मेरी प्रिय, क्या तुमने मुझसे हीरों का बड़ा हार मांगा है? हाँ, क्या तुम्हें पता है कि उसका मूल्य कितना होता है? नहीं, मुझे नहीं पता। मुझे नहीं लगता कि वो 10 लाख रुपए से नीचे आता है। हाँ, तो क्या? अरे मगर मेरे पास उतना पैसा नहीं है। मैं इतनी रकम तो 10 घर बनाने के बावजूद भी इकट्ठा नहीं कर सकता। अच्छा, अरे लेकिन मेरे पास एक योजना है। आपको 10 घर बनाने की जरूरत ही नहीं है। मेरे पास एक तरकीब है। आप बस 1 महीने में 5 घर ही बनाइए और उनसे 10 घरों का मूल्य प्राप्त कीजिए। क्या ऐसे कैसे हो सकता है? क्या ये संभव है? हाँ हाँ, ये बिल्कुल संभव है। 5 घर बनाने के लिए आपको जितनी भी सामग्री लगती है, जैसे कि मिट्टी, पेंट, लकड़ी, ईंटें, पानी, सीमेंट, आप उतना ही मंगवाइए और रिसीट में और लोगों से दुगना दाम मांगिए। यहाँ तक कि आप अपने पुराने मिस्त्रियों को निकाल दीजिए और नए मिस्त्रियों को रखिए आधे दाम में। तो पैसा तो आप 10 घरों का ही लेंगे, बनाएंगे सिर्फ 5 घर। मगर ऐसा कैसे संभव है? क्या तुम्हें लगता है कि लोग इतने मूर्ख हैं कि उन्हें पता ही नहीं लगेगा? अरे लोग आपकी बातों का पूरा विश्वास करेंगे। उन्हें पता है आप बहुत अच्छे और मेहनती ठेकेदार हैं और आप हमेशा अच्छा काम ही तो करते हैं। बंधन भी अपनी पत्नी की बातों में आ गया। उसमें भी लालच भर गई। इसी तरह बंधन ने इस तरकीब को अपनाया
जैसा उसकी पत्नी ने कहा था। उसने पैसों की हेरा फेरी करनी शुरू कर दी। और मिस्त्रियों को भी आधे पैसे दिए। तो ऐसे करते करते उसने 5 घर बना लिए और उसे उन घरों का मूल्य भी मिलने लग गया। बंधन ने हेरा फेरी कर जो पैसे कमाए थे उनसे वो अपनी पत्नी के लिए एक बड़ा हीरों का हार खरीदने गया। वो हार देखकर उसकी पत्नी तो झूम उठी। मगर ये खुशी बहुत लंबे समय तक नहीं थी। बंधन ने जो घर उस लालची योजना के कारण बनाए थे वो ठीक नहीं थे। 2 घरों की चट्टानें तो गिर गई थीं और 3 घर तो योजना के मुताबिक बने ही नहीं थे। उन घरों के मालिकों ने आकर खूब हल्ला मचाया। उन्होंने आस पड़ोस में भी बता दिया कि कैसे बंधन एक चोर ठेकेदार है। बंधन ने अपनी अच्छे ठेकेदार होने की पहचान भी गंवा दी। अब कोई उसके पास अपना घर बनवाने नहीं आता था। बस ये सब जानकर बंधन को अपनी गलती का बहुत एहसास हुआ। वो अपनी बीवी से बहुत दुखी था और उसने उसे बताया कि जो उसने सोचा था वो बिल्कुल गलत है। उसने ये भी कहा कि सिर्फ बाहरी सुंदरता काफी नहीं होती। बंधन और उसके परिवार वालों को खूब समस्याओं का सामना करना पड़ा। फिर कुछ समय बाद उसकी बीवी वो हीरों के हार को बाजार में ले गई और उसे बेच आई। उसे बेचने से जो उन्हें रकम मिली उससे उन्होंने अपना घर चलाया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? बाहरी सुंदरता महत्वपूर्ण नहीं होती। मन की सुंदरता ही एक अच्छे इंसान की निशानी होती है। इंसान को दयालुता और सच्चाई का रास्ता हमेशा अपनाना चाहिए। धन्यवाद। एक गांव की एक छोटी सी घर में मधुकर नामक एक आदमी रहता था। वो गन्ने की रस बना के बेचता था। मधुकर को बहुत मेहनत करके काम करने की मानसिकता था। एक दिन मधुकर गन्ने की रस बना के बेच रहा था। तब मधुकर, तुम गन्ने की रस बहुत अच्छा बनाते हो। हाँ मधुकर, तुम्हारे हाथों में जादू है। ऐसे गन्ने की रस पीते मधुकर की प्रशंसा करते थे लोग। मुझे आलसी ना होके मेरे गन्ने की रस के बारे में सबको पता चलने के लिए अच्छा और स्वादिष्ट रहने वाली गन्ने की रस बनाना होगा। ऐसे हर रोज वो और स्वादिष्ट गन्ने की रस बनाने का प्रयत्न करता था। वो दिन प्रतिदिन स्वादिष्ट और ताजा गन्ने की रस बनाने के कारण उस गांव में बहुत प्रसिद्ध था। एक दिन मधुकर देर रात तक दुकान में ही रह के और नए तरीके से गन्ने की रस बनाने का प्रयत्न कर रहा था। मुझे कल आज से बेहतर गन्ने का रस बना के बेचना होगा। ऐसे सोचकर दुकान में ही रह के गन्ने का रस बना रहा था। इतने में उस गांव में घूम रही एक देवता उस तरफ से गुजरते हुए प्यासी होने के कारण गन्ने की रस का दुकान को खुला देख सोचती है, लगता है वहाँ कोई गन्ने की रस का दुकान खुला है। कम से कम उससे मेरा प्यास बुझेगा। लेकिन मैं ऐसे नहीं जा सकती हूँ। ऐसे सोच के देवता एक आदमी की नकल में दुकान को जाती है।
भाई साहब, मुझे बहुत प्यास लगी है, एक गिलास गन्ने का रस मिलेगा? जी भाई साहब, अभी मैं इनको अदरक और नींबू को मिला के बनाए हुए गन्ने की रस देता हूँ। अगर अच्छा है तो वो मुझे बोलेंगे और मैं कल से ही सबको बेच सकता हूँ। ऐसे सोचकर वो अदरक और नींबू मिला के गन्ने का रस बना के उस आदमी को देता है। वो आदमी रस स्वादिष्ट रहने पर एक और ग्लास मांगता है। अरे वाह, तुम गन्ने का रस बहुत अच्छा बनाते हो। अगर तुम हर रोज इसी वक्त पे अपना दुकान खुला रखते हो तो मैं आकर गन्ने का रस पी के चला जाऊंगा। मेरे पास पैसे नहीं हैं। ऐसे कहकर मधुकर को स्वादिष्ट गन्ने का रस बनाने के लिए एक बैग देकर चला जाता है। मधुकर उस बैग को जब खोल के देखता है तो उसमें सोने को देख खुश होता है। मुझे हर रोज इस समय तक दुकान को खुला रखना होगा, तभी मैं और पैसे कमा पाऊंगा। ऐसे हर दिन वो उस आदमी के आके रस पीने तक दुकान खुला रखता था। वो देवता एक आदमी के नकल में हर रोज आके रस पी के उसे एक सोने का बैग देके चली जाती थी। मधुकर हर सुबह ज्यादा मेहनत करके गन्ने का रस बना के उसे बेच के मिलने के पैसे से ज्यादा उसे शाम में उस आदमी के एक गिलास पीने से कमा रहा था। और इस वजह से वो दिन पूरा मेहनत करने के बजाय सिर्फ शाम में ही दुकान खोलने का फैसला लेता है। मुझे हर रोज सुबह गन्ने का रस बना के बेचने की जरूरत नहीं है। अब से सिर्फ उस आदमी के आने के समय पर दुकान खोल के स्वादिष्ट गन्ने का रस बना के उन्हें देना है बस। उनके दिए हुए सोने से मैं आराम से जी सकता हूँ। ऐसे सोचकर मधुकर उस आदमी के आने के समय पर ही दुकान खोलता था। ऐसे उनके दिए हुए सोने से खुशी खुशी जी रहा था। एक दिन मधुकर उसके दोस्त से मिलता है। क्या हुआ मधुकर, आजकल दुकान नहीं खोल रहे हो? कुछ नहीं, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा, इसीलिए दुकान नहीं खोल रहा हूँ। मुझे अब से दुकान खोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अगर थोड़ी देर शाम में दुकान खोलूंगा तो मुझे दिन पूरा मेहनत करने से भी दुगना पैसा मिलेगा। हर रोज उस आदमी के आने के टाइम पे वो दुकान खोलता था और उसे ताजे गन्ने का रस बना के देता था। ऐसे कुछ दिनों में सुबह दुकान ना खोलने के कारण उसकी आदतें बदल गई थी। मेहनत से काम करने वाला मधुकर अब कोई मेहनत के बिना आराम से रहने लगा। एक दिन मधुकर उसके पास के सारे पैसे गिनते हुए उस आदमी के आने के समय पे दुकान नहीं खोलता है। वो आदमी आके देखता है कि दुकान खुला नहीं है और वहां से चले जाता है। गिनती में व्यस्त मधुकर को अचानक याद आता है कि वो दुकान खोलना भूल गया, लेकिन समय तब तक बहुत हो चुका था और वो दुखी होता है कि अब तक वो आदमी चला गया होगा। अरे रे, आज के आने वाले पैसों को खो दिया मैंने। कल मैं उस आदमी के आने के समय से पहले ही दुकान खोल दूंगा। ऐसे सोचकर पैसे कमाने की सोच में मग्न होकर और दुख के कारण वो पूरी रात नहीं सो पाता है। सुबह होने के बाद भी वो सोए बिना सोचते ही रहता है, आज मैं उस आदमी को ताजा गन्ने का रस पिला के ही चैन से सो पाऊंगा। ऐसे सोच के वो सोए बिना बैठे रहता है, मगर शाम को वो अपनी नींद रोक नहीं पाता है। उस आदमी के आने से पहले बहुत समय है ना, इस बीच में थोड़ी देर के लिए सो के उठ जाऊंगा, और सो जाता है। ऐसे उस आदमी के आने के समय पे भी सोते ही रहता है। आदमी जब गन्ने का रस पीने दुकान आता है तो दुकान फिर से बंद रहता है। ये दुकानदार न जाने क्यों आजकल अपना दुकान नहीं खोल रहा। कल भी दुकान बंद ही था, कल से यहाँ ना आना ही बेहतर होगा। ऐसे सोच के वो आदमी वहां से चला जाता है, और जब तक मधुकर उठता है तब तक तो बहुत देर हो चुकी होती है। हाय भगवान, आज भी मैं दुकान खोल नहीं पाया। वो आदमी आकर देख के चला भी गया होगा। अगले दिन वो ध्यान से दुकान
उस आदमी के आने के समय पे खोलता है, लेकिन बहुत देर इंतजार करने पर भी वो आदमी लौट के नहीं आया। ऐसे मधुकर कुछ दिन और इंतजार करता है, मगर वो आदमी लौट के नहीं आता है। उस आदमी का लौट के ना आने का वजह मैं ही हूँ। मेरे 2 दिन दुकान ना खोलने के वजह से ही उसने आना बंद कर दिया। मुझे दुगना पैसा मिलने पर मैंने मेहनत करना बंद कर दिया। मेरे पास के पैसे सारे खत्म हो जा रहे हैं। अगर मैं कल से वापस दुकान को हमेशा की तरह सुबह नहीं खोला तो मुश्किल हो जाएगा। अगले दिन से वो सुबह ही दुकान खोल के गन्ने का रस बना के बेचना शुरू करता है, मगर बीच में कुछ दिन आलसी बनने के कारण काम नहीं कर पाता है। लेकिन खुशी से जीने के लिए अपने आप को बदल के मेहनत से गन्ने का रस बेच के काम करने लगता है। कुछ दिनों में वापस उसे मेहनत की आदत लग जाती है। उसे उसकी गलती का एहसास होता है और तब से वो आसानी से गन्ने का रस बना के उसे बेच के उसी पैसों से खुशी खुशी जीता है। तो इस कहानी का नैतिक क्या है? मेहनत से जीने की जरूरत एक आदत बनना चाहिए, तभी हम अच्छे स्थान में रहेंगे और साहस से हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं।